Good morning, all of you. Today we will discuss the remaining portion of our topic Parliament. We are discussing about the Union Parliament, and yet what we have discussed, that is how our Parliament is organized, what is the composition of both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, what is the system of elections to Lok Sabha, the provision of reservation of seats, and why proportional representation is not adopted. Now we have already discussed about the duration of two houses, and now what we are discussing last time is the membership of Parliament. When we talk about the qualifications, the first and foremost is that he must be the citizen of India and not less than 30 years for the age for Rajya Sabha and 25 years age for Lok Sabha. अब तक हम लोगों ने संसद के विषय में जो भी अध्ययन किए हैं उसमें हमने संसद का संगठन, दोनों सदनों की संरचना जिसमें राज्य सभा, लोक सभा, और किस प्रकार से लोकसभा के चुनाव होते हैं, क्या आरक्षण के प्रावधान हैं और किस प्रकार से आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को क्यों लोकसभा हेतु नहीं अपनाया गया है, और राज्यसभा के कार्यकाल और लोकसभा के कार्यकाल के संबंध में हमने चर्चा की थी। आज हम लोग उसके आगे लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता से हम लोग उस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। और 30 इयर्स एज राज्यसभा के लिए और 25 मिनिमम एज जो है वो लोकसभा के मेंबर के लिए होना चाहिए। इसके कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट ने कुछ प्रोविज़न्स जो है एडिशनल प्रोविज़न्स वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के माध्यम से प्रतिपादित किया है कि ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ राज्यसभा। यानी राज्यसभा के अगर इलेक्शन में एक कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस राज्य या फिर संघीय क्षेत्र से वो खड़ा हो रहा है वहाँ का वो पंजीकृत निर्वाचक हो, और साथ ही he must be registered as an elector for parliamentary constituency in case of the लोकसभा। और लोकसभा के लिए भी अगर वो किसी विशेष क्षेत्र से खड़ा हो रहा है तो वहाँ का एक वो रजिस्टर्ड मतलब पंजीकृत मतदाता उस विशेष संसदीय क्षेत्र का भी होना चाहिए। और इसी चीज़ को कुछ स्पेसिफिकली क्वालिफिकेशन के साथ कुछ डिस्क्वालिफिकेशन, कुछ निर्योग्यताओं को भी स्पष्ट किया गया है कि इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन ऑफ स्टेट, अगर उसने किसी लाभ के पद को प्राप्त करके रखा हो, ऐसी सिचुएशन में उसको निर्योग्य समझा जाएगा सांसद के पद हेतु। या इफ़ ही हैज़ ऑफ अनसाउंड माइंड और स्टैंड्स एज डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट, और अगर किसी कोर्ट द्वारा इस प्रकार की घोषणा की गई हो या वो मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, या ही इज़ नॉट इन दैट कंडीशन कि वो प्रॉपरली अपने ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करे, ये सारी निर्योग्यताओं का प्रावधान रखा गया है। और पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि he must not have been convicted for any offense resulting in imprisonment for 2 or more years। यानी जो भी कैंडिडेट होगा उसको ऐसी कोई सज़ा नहीं दी गई हो जिसके लिए वो कम से कम 2 या 2 से अधिक वर्षों तक वो जेल में रहा हो, इस प्रकार का पनिशमेंट उसको ना मिला हो। और उसका जो but the detention of a person under a preventive detention law is not a disqualification। यानी 2 या 2 से अधिक वर्षों तक सजा प्राप्त व्यक्ति को तो अपराधी माना जाएगा, लेकिन अगर निवारक निरोध के तहत किसी को
बंदी बनाया गया है तो उसको फिर उस तरह से निर्योग्य नहीं माना जाएगा। साथ ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क और सर्विसेज, यानी वो एक आइडियल फॉर्म में काम करने में कैपेबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। एंड ही मस्ट नॉट बी अ डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट और नॉर होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन कॉरपोरेशन विच द गवर्नमेंट हैज़ एटलीस्ट 25% शेयर। यानी अगर सरकार द्वारा किसी कॉरपोरेट सेक्टर का जो संवहन वो चलाया जा रहा है कॉरपोरेशन को, लोक उद्यम को, और जिसमें सरकार का कम से कम 25% शेयर है, उसके वो डायरेक्टर या मैनेजमेंट में काम ना कर रहा हो, ये सारी कुछ स्पेसिफिक प्रतिबंध लगाए गए हैं जिसकी वजह से किसी भी सदस्य को यो सांसद बनने से पहले भी उसकी कुछ स्पष्ट योग्यताएं निर्धारित की गई है। और अगर हम डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स के बारे में डिफेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दल बदल के आधार पर जो निर्योग्यता ठहराई जाती है, तो द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर वी कैन से the 10th schedule is declared by the chairman in case of Rajya Sabha and speaker in case of Lok Sabha and not by the president of India। तो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से इस चीज़ को समझना होगा कि जो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्योग्यता ठहराई गई है, अगर राज्यसभा का मामला हो तो वो उसको तय करता है अध्यक्ष, और अगर लोकसभा का मामला हो तो स्पीकर इसको तय करता है। यहाँ प्रेसिडेंट जो है इस बारे में कुछ रोल नहीं रहता है। 1992 में इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी रूल दिया था कि दैट द डिसीजन ऑफ द चेयरमैन एंड स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज़ द सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यानी अगर स्पीकर और कहीं ना कहीं अध्यक्ष ने इस तरह का कोई डिसीजन दिया है तो उसकी भी न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से जांच की जा सकती है। अब बात आती है, अगर सीट्स वेकेंट होती है, सीट खाली रह जाती है, ऐसी सिचुएशन में क्या स्टेप अपनाने का प्रोविज़न है। इसमें डबल मेंबरशिप की जो बात आती है, इट मीन्स 1951 में जब पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के माध्यम से ये क्लियर किया गया था कि इफ़ ए पर्सन इज़ इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ही मस्ट इंटीमेट विद इन 10 days इन विच हाउस ही डिज़ायर टू सर्व। कि अगर किसी व्यक्ति का संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचन हो गया है तो वो निर्वाचित होने के 10 दिनों के भीतर इसकी सूचना अवश्य कर दे कि वो किस विशेष सदन में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। और इन डिफ़ॉल्ट ऑफ सच इंटीमेशन हिज सीट इन राज्यसभा बिकम्स वेकेंट। और जनरली अगर वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो जनरली राज्यसभा में जो उसका पद है वो खाली हो जाएगा। कुछ जनरल जो उसके बाद एक प्रोविज़न रखा गया है कि इफ़ ए सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज़ ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम वेकेंट। इसी तरह कोई सिटिंग मेंबर अगर एक हाउस के लिए इलेक्ट हो जाता है तो दूसरे हाउस में जो उसकी सीट है वो खाली हो जाएगी। और इसी तरह इफ़ ए पर्सन इज़ इलेक्टेड टू 2 seats इन ए हाउस, अगर वो किसी सदन के दोनों सदनों में उसका दोनों सीट पर उसका चुनाव हो जाता है तो ही शुड एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर 1, अदरवाइज बोथ सीट्स बिकम वेकेंट। यानी वो किसी एक सीट पर अपने दावेदारी को प्रयोग कर सकता है, दोनों सीटों पर नहीं। और इसी तरह इफ़ ए पर्सन इज सो इलेक्टेड हिज सीट्स इन पार्लियामेंट बिकम वेकेंट इफ़ ही डज नॉट रिज़ाइन हिज सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 14 days। अब सपोज़ करिए कोई कैंडिडेट है जिसका कि संसद में और राज्य विधानमंडल में उसका चुनाव हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत मायने रखता है कि क्या वो सीट जो है
वो कौन से सीट को लेना चाहता है। यानी वो पर्सन अगर इलेक्टेड हुआ है तो अब डिपेंड करता है कि पार्लियामेंट की सीट वो रखना चाहता है या स्टेट लेजिस्लेचर की, क्योंकि अगर उसने 14 दिन के भीतर स्टेट लेजिस्लेचर की सीट को से अपना स्वयं को नहीं हटाता है तो फिर वो जो पार्लियामेंट की उसकी सीट है वो फिर वैकेंट हो जाती है। अब एक प्रोविज़न आता है कि अगर एक लंबे समय तक वो एब्सेंट है पार्लियामेंट की मीटिंग से, जैसे ये पावर पूरे हाउस को है कि हाउस कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ ए मेंबर वैकेंट इफ़ ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स फॉर ए पीरियड ऑफ 60 days विदाउट परमिशन। अगर सदन की बैठकों से लगभग कम से कम 30 दिनों तक का एक बड़ी लंबी अवधि तक बिना किसी परमिशन के अगर एक सांसद उसकी बैठकों में भाग नहीं लेता है तो निश्चित रूप से वो सीट जो है वो खाली मानी जाएगी। और इस तरह से जो कुछ इस तरह के प्रोविज़न्स बनाए गए हैं और इससे ये स्पेसिफाई किया जाता है कि कैसे वो अपने एक तरह से काफ़ी कमिटमेंट के साथ वो काम करे, इस चीज़ को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। जनरली जो कॉम्पोजिशन में हम देखते भी हैं कि जो दोनों हाउसेस की मीटिंग है वो विदिन 6 months ऑफ इट्स प्रीवियस सिटिंग होना चाहिए। यानी दोनों हाउसेस संसद की उन्हें 6 महीने के भीतर उनकी एक पहले अगर 6 महीने पहले एक बैठक हुई थी तो विदिन 6 महीने उनकी दूसरी बैठक हो जानी चाहिए। हाँ, दोनों हाउसेस कुछ केसेस में जॉइंट सिटिंग को बुला सकती है। और पूरा अगर हम पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स का डिटेल्स देखना चाहेंगे तो वो आर्टिकल 79 से लेके 123 भाग 5 संविधान के पार्ट 5 में इसको डील किया गया है। और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को ही पूरे पावर दिया गया है इसमें कि वो दोनों हाउसेस को समन और प्रोरॉग कर सकता है। और जितने मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड उनको एमपीज वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता है। अब कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में है, जैसे उसकी जो बिल्डिंग है इसका डिज़ाइन जो है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बैकर ने तैयार किया था। और इसकी ओपनिंग सेरेमनी जो 18 जनवरी 1927 में परफॉर्म की गई थी उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा। और इसकी कंस्ट्रक्शन में उस समय 8.3 मिलियन का खर्चा आया था और लगभग 570 मीटर्स 170 मीटर के डायमीटर में ये लगभग 6 एकर्स के एरिया में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। इलेक्शन प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने अभी पहले भी डिस्कस किया ही था कि राज्यसभा के लिए 238 मेंबर्स जो है वे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से और 12 मेंबर्स जो है नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। और उसमें 1/3 जो पर्सन्स है वो हर दूसरे वर्ष रिटायर करते हैं। और उसी तरह लोकसभा में जो प्रोविज़न्स है वहाँ लगभग 131 जो सीट्स हैं वो रिज़र्व किए गए हैं फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्ड। और इनका डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न इसमें रखा गया है। अब पार्लियामेंट के फंक्शंस और पावर पर आने से पहले थोड़ा सा उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें कि ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ इट्स ओन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। दोनों सदनों के ही उनको अध्यक्षता के लिए अलग अलग पदों का प्रावधान किया गया है कि कौन उनके सदन में अध्यक्षता का काम करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पीकर का प्रोविज़न और डेप्यूटी स्पीकर का प्रोविज़न किया गया है लोकसभा के लिए और चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का राज्यसभा के लिए। और एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन फॉर लोकसभा और पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन फॉर राज्यसभा का भी प्रोविज़न किया जाता है। और टेन्योर जो होता है लोकसभा के स्पीकर का कि द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज़ फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। और कहीं ना कहीं स्पीकर जो है वो लोकसभा के मेंबर्स में से ही इलेक्टेड होता है और जब भी उनकी सीट वैकेंट होती है तो लोकसभा का ही अपने किसी अलग जो दूसरे मेंबर है उसका इलेक्शन उस पोस्ट के लिए कर सकता है।
और अगर इफ़ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा या इफ़ ही रिज़ाइन बाय द इफ़ ही गिव हिज रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर, ये सारे ऐसी कुछ प्रोविज़न है जबकि वो उसका पद खाली हो सकता है, या उसने रेजिग्नेशन दे दिया उस डिप्टी स्पीकर को, या उसने लोकसभा की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया हो, या फिर ही इज़ रिमूव्ड बाय ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के सभी सदस्यों के पूर्ण बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया हो जिससे उसे पद से हटा दिया गया हो। लेकिन इस प्रकार का रेजोल्यूशन तभी मूव किया जा सकता है ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस। जब इसकी 14 दिनों पहले उस पर्टिकुलर स्पीकर को इसका संदेश दिया जाएगा, तभी इस प्रकार के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जब एक ऐसा रेजोल्यूशन, व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, ही कैन नॉट प्रिसाइड एट द सिटिंग ऑफ द हाउस दो ही मे बी प्रेजेंट। यानी ऐसे किसी प्रस्ताव पर जिसमें कि स्पीकर को हटाने की बात चल रही हो, वो हाउस के पास रखा गया है, तो तब तक वो अध्यक्षता के पद पर वो काम नहीं कर सकता है जब तक ऐसा प्रस्ताव रखा गया हो लोकसभा में जांच के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि वो एज ए मेंबर वहाँ प्रेजेंट रहने के लिए कैपेबल है। अब बात आती है कि जो हाउस एट सच ए टाइम एंड वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस दो नॉट इन द केस ऑफ एन इक्वलिटी ऑफ वोट। होता क्या है कि जो स्पीकर होता है वो पार्टी जब उसके ऊपर इस तरह के प्रस्ताव पर कार्यवाही चल रही है तो वो उस पर बातचीत तो कर सकता है, प्रोसीडिंग्स में भाग तो ले सकता है हाउस का, लेकिन ऐसे जनरली होता क्या है, उसकी वोट को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। और whenever the लोकसभा is dissolved, the speaker does not vacate his office and continue till the newly elected लोकसभा meets। और कभी भी अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो स्पीकर का पद ख़त्म नहीं होता है, वो जब तक नए स्पीकर का चयन नहीं हो जाता है तब तक अपने पद पर उसको बने रहने का अधिकार होता है। अब बात आती है कि क्या उसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस और रोल है। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो एक तरह से गार्जियन होते हैं पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स। जितने भी सदस्य हैं उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो योग्यताएं हैं, उनका एक तरह से संरक्षक होता है। और जो हाउस है वो एज ए होल एंड इट्स कमिटी उन सबको प्रोटेक्ट करने का, उनको रूल के अकॉर्डिंग रन करने की पूरा दायित्व जो है वो लोकसभा के स्पीकर के ऊपर होती है। और जो लोकसभा का स्पीकर है वो अपने जो पावर्स है वो डिराइव करता है फ्रॉम 3 सोर्सेस। उसके शक्तियों का 3 सोर्स है। पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। दूसरा है द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। दूसरा है रूल आपके नियम प्रक्रिया संबंधी नियमों और किस प्रकार से लोकसभा का संचालन होगा उससे संबंधित जो कंडक्ट के रूल्स है। और तीसरा पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस यानी संसदीय जो अभिसमय है, वो सारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेसिड्यूरी पावर्स दैट आर अनरिटन इन द रूल्स, कुछ प्रैक्टिसेस चली आ रही है, उसके माध्यम से वो अपने शक्तियों को प्राप्त करता है। और उसको लोकसभा के स्पीकर को ये भी पावर है कि ही एडजर्न्स द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन एडवांस इन एब्सेंस ऑफ ए कोरम। जब लोकसभा की गणपूर्ति नहीं होती है, कोरम पूरा नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो एक बैठक को स्थगित भी कर सकता है या उसको अचानक से उसका समापन भी कर सकता है। और कहीं ना कहीं अगर जो मिनिमम कोरम है वो पूरा हो रहा है कि नहीं, इसको क्रॉस चेक करने का राइट जो है वो लोकसभा के स्पीकर को दिया गया है। और कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग ऑफ हाउस इज 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और लोकसभा में कोई बैठक होने के लिए जो मिनिमम कोरम है वो रखा गया है कि सारे सदस्यों का कम से कम
1/10वां भाग उसमें उपस्थित रहेगा, तब जाके इस प्रकार की मीटिंग की जाएगी। और होता क्या है, जनरली ही डज़ नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। वो सामान्यतः तो मतदान नहीं दे करता है, लेकिन ही कैन एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन केस ऑफ ए टाई। लेकिन अगर टाई की स्थिति होती है, ऐसे में वो निर्णायक मत देने का अधिकार उनको दिया गया है, और उस वोट को कास्टिंग वोट भी कहा जाता है जब वो टाई की सिचुएशन में वोट देता है। एंड इट्स पर्पस इज़ टू रिजॉल्व ए डेडलॉक। और अगर दुविधा वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसी के समाधान के लिए इस वोट का प्रयोग किया जाता है। इवन उस लोकसभा के स्पीकर को ये भी राइट है कि वो जो ही प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस, कि दोनों सदनों का जब संयुक्त बैठक होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। और ऐसे सिटिंग्स, सच ए सिटिंग इज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट टू सेटल ए डेडलॉक बिटवीन बोथ द हाउसेस। इस प्रकार की संयुक्त बैठक का जो आह्वान है उसको बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के माध्यम से, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। इवन he can allow a secret sitting of house at the request of the leaders of Lok Sabha। अगर लोकसभा के नेताओं द्वारा एक गुप्त बैठक के लिए प्रस्ताव दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो लोकसभा की बैठक बुला सकता है। एंड व्हेन हाउस सीट्स इन सीक्रेट्स, नो स्ट्रेंजर कैन प्रेजेंट इन द चेम्बर, लॉबी, गैलरीज एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ स्पीकर। और जब इस तरह की गोपनीय बैठक होती है तो किसी भी अपरिचित व्यक्ति को चेंबर, लॉबी या गैलरी में उपस्थित होने का अधिकार नहीं है। उसके लिए उसे प्रायर परमिशन स्पीकर से लेना होगा। और कहीं ना कहीं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ही डिसाइड्स वेदर ए बिल इज़ ए मनी बिल और नॉट। ये सर्टिफिकेट जो है वो लोकसभा का स्पीकर ही देता है कि कोई विधेयक वित्तीय विधेयक है कि नहीं। और he decides the questions of disqualification of a member of Lok Sabha arising on the ground of defection under the provision of 10th schedule। कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत वो इस चीज़ को भी स्पेसिफाई करता है, डिक्लेयर करता है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर, लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता का कोई प्रश्न आता है दल बदल के अधिनियम के अंतर्गत 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो उसका भी डिसीजन जो है वो लोकसभा के स्पीकर को करने का राइट दिया गया है। और इवन ही ऑल्सो एक्ट एज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। जो देश के आपके प्रिसाइडिंग अध्यक्षीय इम्पॉर्टेंट पद पर कार्य करने वाले का अधिकारियों की लेजिस्लेटिव बॉडी के कॉन्फ्रेंस है, उसके भी एक ऑफिसियो चेयरमैन के पद पर लोकसभा के स्पीकर को बने रहने का अधिकार है। और साथ ही वो कुछ ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की जितनी संसदीय समितियां हैं उनके अध्यक्षों का चुनाव करने, उनके कार्यों को सुपरवाइज करने का भी फंक्शन जो है वो पूरी तरह से लोकसभा के स्पीकर को दिया गया है। और वो खुद भी ही हिमसेल्फ इज़ द चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, द रूल्स कमिटी और जनरल पर्पस कमिटी। ये दोनों ये तीनों जो बहुत इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ है वो खुद ही उसके चेयरमैन की भूमिका को निर्वहन करता है। अब बात आती है कि किस तरह से अगर हम उनके इंडिपेंडेंस की बात या उनके इम्पार्शलिटी की बात करें तो जनरली ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय द लोकसभा बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। यानी उनको तभी उनके पद से हटाया जा सकता है जब लोकसभा पूर्ण बहुमत से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पास कर देता है, यानी उसमें अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। संसद के कुल सदस्यों की बहुमत से इस प्रकार का प्रस्ताव पास होना चाहिए एंड नॉट बाय एन ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। और सामान्य बहुमत से इस तरह का प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिए। और इस तरह के रिमूवल संबंधी जो मोशन होता है उसको कंसीडर भी हाउस तभी करती है जब एटलीस्ट
सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स का इस प्रकार के प्रस्ताव पर रहता है, तभी इस प्रकार के प्रस्ताव को रखा संसद में जाता है। और उनकी सैलरी अलाउंसेस ये सारा भी पार्लियामेंट ही फिक्स करती है, और वो सारा भारत के संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से ही दिए होता है, और जो कि इसके कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट में इसके बारे में कोई चर्चा इस तरह से नहीं होती है। और हाउस को जो है पूरी तरह से पावर रहता है कि उसका पावर, हिज पावर्स ऑफ रेगुलेटिंग प्रोसीजर्स और कंडक्टिंग बिजनेस इन द हाउस आर नॉट सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। यानी किस प्रकार से वो सदन की गतिविधियों का संचालन कर रहा है, इसके बारे में कोर्ट में किसी प्रकार के प्रश्न को उठाया नहीं जा सकता है। और इवन अगर हम देखें तो ही इज बिन गिवन वेरी हाई पोजीशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, जो वरीयता के क्रम में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान है, एंड ही इज प्लेस्ड एट 7th रैंक अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कहीं ना कहीं उनको 7वें स्थान पर रखा गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ, अगर हम पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में कहें। सो इसका मतलब ही हैज़ अ हायर रैंक देन ऑल कैबिनेट मिनिस्टर एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। यानी उनकी जो पदस्थिति है वो काफ़ी उच्च है। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री उनसे उच्च स्तर पर हैं, अदरवाइज उनका जो रैंक है वो सारे कैबिनेट मेंबर से भी उच्च रैंक है। और अगर हम देखें तो ब्रिटेन में क्या है, स्पीकर इज़ स्ट्रिक्टली ए नॉन पार्टी मैन, यानी वहाँ पर वो एकदम गैर दलीय आधार पर कार्यों का निर्वहन करता है। और वहाँ पर एक कन्वेंशन भी है कि स्पीकर हैज़ टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रिमेन पॉलिटिकली न्यूट्रल, कि जैसे ही उसको स्पीकर के पद में ब्रिटेन में उनका चुनाव हो जाता है पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो वहाँ पर वो फिर अपने संबंधित राजनीतिक दल से अपना इस त्यागपत्र देगा और राजनीतिक रूप से तटस्थ होकर अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करेगा। और ये जो हेल्दी कन्वेंशन है, ये एक तरह से इट इज़ नॉट पॉजिटिव फॉर अस, बट दिस हेल्दी कन्वेंशन इज़ नॉट फुल्ली एस्टैब्लिश इन इंडिया। हमारे यहाँ पे ये स्वस्थ परंपरा नहीं स्थापित की गई है, एंड वेयर द स्पीकर डज नॉट रिज़ाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी ऑन हिज इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। और हमारे यहाँ ऐसा कोई परंपरा नहीं है कि स्पीकर के पद पर चयन होने के बाद उसे अपने संबंधित दल से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब बात आती है डेप्यूटी स्पीकर, अगर लोकसभा की कहे तो उनका जो इलेक्शन होता है वो उनका इलेक्शन आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर होता है, और डेट ऑफ इलेक्शन जो डेप्यूटी स्पीकर का है वो स्पीकर फिक्स करता है। और डेप्यूटी स्पीकर जो है इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर, ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि उपाध्यक्ष कहीं से भी स्पीकर से अधीनस्थ उसकी पोजीशन नहीं है। ही इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, वो प्रत्यक्ष रूप से सदन के प्रति जिम्मेदार रहता है। अब बात आती है कि जो डेप्यूटी स्पीकर है उसके पास हैज़ ए वन स्पेशल प्रिविलेजेस, एक महत्वपूर्ण शक्ति उसके पास होती है कि दैट इज़ वेदर ही इज़ अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमिटी ही ऑटोमेटिकली बिकम इट्स चेम्बर। यानी जैसे ही उसको किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसका अध्यक्ष बन जाता है अपनी पोजीशन की वजह से। और जब स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द हाउस, द डेप्यूटी स्पीकर इज़ लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द हाउस। जब जनरली स्पीकर बैठकों की अध्यक्षता करता है उस समय डेप्यूटी स्पीकर बाकी एक आम सदस्य की तरह ही भूमिका का निर्वहन करता है, एंड ही कैन स्पीक इन द हाउस, पार्टिसिपेट इन इट्स प्रोसीडिंग्स एंड वोट ऑन एनी क्वेश्चन बिफोर द हाउस। वो सदन में अपनी बातों को रख सकता है, सदन की प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकता है, और कभी भी कोई किसी प्रश्न पर वोट की बात आती है तो उसमें भी वो भाग ले सकता है। और जो डेप्यूटी स्पीकर है, द डेप्यूटी स्पीकर इज़ एंटाइटल्ड टू ए रेगुलर सैलरी एंड अलाउंस फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट एंड चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो डेप्यूटी स्पीकर होता है
उपाध्यक्ष होता है उसको भी एक नियमित वेतन भत्ते का जो कि संसद द्वारा निर्धारित होती है उसे प्राप्त करने का अधिकार है। और साथ ही ये इसका व्यय जो है वो संचित निधि से ही किया जाता है। और जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होता है वाइल एज्यूमिंग देयर ऑफिसेस, अपने पद पर बने रहते हुए, डू नॉट मेक और सब्सक्राइब एनी सेपरेट ओथ, ठीक है, वो किसी और तरह के सेपरेट ओथ या एफर्मेशन नहीं के अंतर्गत नहीं आते हैं। और कहीं ना कहीं एक तरह से उनके पोजीशन की बायसनेस को बनाए रखने के लिए ही ये प्रोविज़न किया गया है कि कुछ पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा का भी डिसीजन लिया गया था कि अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा स्पीकर नॉमिनेट फ्रॉम अमॉन्ग्स द मेंबर अ पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन के पैनल तैयार किया जाता है। और एनी ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। और अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद पर कार्य करने में अक्षम है, ऐसी स्थिति में वो जो पैनल बने हैं चेयरपर्सनों का, उन्हीं में से एक व्यक्ति उन बैठकों की अध्यक्षता करता है। एंड ही हैज़ द सेम पावर एज स्पीकर व्हेन सो प्रिसाइडिंग। और उस समय जो पैनल में से कोई मेंबर इस पद पर कार्य करेगा उनके पास वही शक्तियाँ होंगी जो कि स्पीकर की होती है। और उसको ये भी पावर है, ही होल्ड ऑफिस अंटिल ए न्यू पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड। जब तक नए पैनल का चयन नहीं हो जाता है चेयरपर्सनों के, अध्यक्षों की, तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। और when a member of the panel of chairperson is not present, any other person as determined by the house act as speaker। और अगर पैनल में से कोई सदस्य तय किया गया है वो एक लंबे समय तक प्रेजेंट नहीं है, तो जो दूसरा मेंबर होगा वो जो है वो फिर स्पीकर की भूमिका में काम कर सकता है। अब बात आती है जो एक प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट है। प्रोटेम स्पीकर क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न बनाया गया है कि द स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा वेकेंट हिज ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। जो आखिरी सदन लोकसभा की बैठक होती है उसके जो स्पीकर होते हैं वो तुरंत जो नए रूप से गठित निर्वाचित लोकसभा की बैठक होने से इमीडिएटली पहले अपने पद को खाली कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में देयरफॉर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए मेंबर ऑफ द लोकसभा एज द प्रोटेम स्पीकर। अब नए सदन की बैठक होने के बाद लोकसभा का जो अध्यक्ष स्पीकर है उसको चुनने में एक समय तो लगेगा, इसलिए उस बीच के समय में गतिविधियों के संचालन के लिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो लोकसभा के लिए एक प्रोटेम स्पीकर का चयन कर दे। और यूजुअली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसी का सिलेक्शन इसमें होता है। और प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर ओथ ऑफ द स्पीकर प्रोटेम, वो खुद ही उसको शपथ दिलाता है। और प्रोटेम स्पीकर के पास भी वो सारी शक्तियाँ होती है जो कि स्पीकर के पास होती है। एंड ही प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट सीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, वो नए रूप से निर्वाचित लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भी करता है। एंड हिज मेन ड्यूटी इज़ टू एडमिनिस्टर द ओथ टू द न्यू मेंबर्स टू ही ऑल्सो एनेबल्स द हाउस टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर। वो नए सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं उनको शपथ दिलाने के साथ साथ किस प्रकार से हाउस अपने नए स्पीकर का चयन करेगा इस कार्य की भी देखरेख करता है। और इस तरह से जब नए स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है तो जो ऑफिस ऑफ द प्रोटेम स्पीकर है वो समाप्त हो जाता है। और इसलिए उसका जो ऑफिस है वो टेम्पररी होता है और वो कुछ ही दिनों के लिए उस ऑफिस में अपने पद पर कार्य कर सकता है। अब बात आती है कि चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं उनके लिए क्या प्रोविज़न है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है भारत के वही एक तरह से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। और ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ही डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ लोकसभा।
कि अगर किसी कार्यकाल के दौरान कोई एक ऐसा टाइम आता है जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में अपने कार्यों का संपादन करता है, उस समय उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कर वो नहीं करता है। और द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड बाय हिज ऑफिस ओनली इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यानी यहाँ पर रिजोल्यूशन वाला जो फैक्टर है उस तरह से नहीं वर्क कर रहा है। राज्यसभा का जो सभापति है वो तभी उनको पद से हटाया जा सकता है जब उनको उपराष्ट्रपति के पद से हटाया गया हो। और द स्पीकर डिसाइड वेदर ए बिल इज़ ए मनी बिल और नॉट एंड हिज डिसीजन ऑन दिस क्वेश्चन इज़ फाइनल। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ क्लियर है कि मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है कि स्पीकर भले अगर हमें लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट से उनकी पोजीशन का कंपैरिजन करे, लेकिन मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में निश्चित रूप से स्पीकर का पावर ज़्यादा है। और इसी तरह द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ भी स्पीकर के पास स्पेशल पावर दिया गया है। बाकी तो ठीक है, सभापति के रूप में राज्यसभा के वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होते हैं उपराष्ट्रपति, और सारे गतिविधियों की देखरेख करती है। अनलाइक द स्पीकर who is a member of the house, the chairman is not a member of the house। एक फैक्टर ये भी है कि स्पीकर जो होता है वो जनरली उस सदन का सदस्य भी होता है, लेकिन सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। एंड अगर हम देखें तो ही कैन बी प्रेजेंट एंड स्पीक इन द हाउस एंड कैन टेक पार्ट इन इट्स प्रोसीडिंग्स विदाउट वोटिंग इवन एट सच टाइम when it is very essential। क्योंकि while the speaker can vote in the first instance when a resolution for his removal is under consideration of the लोक सभा। अब यहाँ भी देखें तो थोड़ा सा डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन की जो सभापति की भूमिका है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि थोड़ा सा कंसीडर हमें करना होगा कि चेंज है, क्योंकि द वाइस प्रेसिडेंट cannot preside over a sitting of Rajya Sabha as its chairman when a resolution for his removal is under consideration। यानी उपराष्ट्रपति कभी भी ऐसे राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है सभापति के रूप में जब उन्हीं को हटाने संबंधी, यानी उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचार में रखा गया है। जबकि इसी स्थान पर अगर हम देखें तो उसको इतना तो है कि वो वहाँ पे सदन में उपस्थित रह सकता है और अपनी बातों को रख सकता है, प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकता है, लेकिन उसको वोट कास्ट करने का टाइम नहीं है, वोट कास्ट करने का अधिकार नहीं दिया गया है। जबकि इसी चीज़ को अगर हम देखें स्पीकर के कॉन्टेक्स्ट में, स्पीकर को ये अधिकार है, अगर उसके खिलाफ उसको हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव रखा भी गया है लोकसभा में विचार हेतु, तो उसको वोट कास्ट करने का राइट दिया जाता है। अब बात आती है कि डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। जो डेप्यूटी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा इटसेल्फ अमंग्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। उपसभापति का चयन भी राज्यसभा के सदस्यों में से किया जाता है, अपने सदस्यों में से ही किसी का चयन किया जाता है और उसको उपसभापति बनाया जाता है। व्हेन एवर द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन फॉल्स वेकेंट, राज्यसभा इलेक्ट्स अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। और कभी भी अगर उपसभापति का पद खाली हो जाता है राज्यसभा में, तो उस समय फिर राज्यसभा किसी और सदस्य को उस रिक्त पड़े पद को भरने का अधिकार उसको पूरा होता है कि वो लोग खुद रिक्त पद को भर देते हैं। अब बात आती है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। राज्यसभा में भी ये प्रोविज़न रखा गया है, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ये भी अंडर द रूल्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के नियमों के अनुसार द चेयरमैन नॉमिनेट्स फ्रॉम अमॉन्ग्स द मेंबर अ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स। यानी यहाँ पर भी राज्यसभा के नियमों के अनुसार सभापति ही नामित करता है सदस्यों के पैनलों के माध्यम से कि किन व्यक्तियों को
उपसभापति पद के लिए पैनल में उनका नाम रखा जाए। एनी वन ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। जिस समय भी आप सभापति या उपसभापति बैठकों में भाग नहीं ले पाते हैं या कार्यवाही का संचालन नहीं कर पाते हैं, ऐसी सिचुएशन में जो ये पैनल बना रहता है वाइस चेयरपर्सन्स का, उनमें से ही जिस सदस्य कोई भी सदस्य उस समय उनकी गतिविधियों उस समय के प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का उनको अधिकार है और वो प्रॉपरली उस समय की सदन की बैठकों को प्रॉपरली एज सभापति डील करता है। और उस समय उसकी जो पावर होती है वो भी एज चेयरमैन ही हो जाती है जब वो इस तरह से प्रिसाइड करता है। भले वो पैनल का एक सदस्य होता है, लेकिन इस तरह से जब अब बैठकों की अध्यक्षता करता है तो उसकी शक्तियाँ चेयरपर्सन की तरह होती है। अब सबसे जो उसके कंस्ट्रक्शन में इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो है सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो संसद की सचिवालय होती है कि ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ इट्स ओन, यानी संसद की दोनों सदनों के ही अपनी अलग अलग सचिवालय होता है और उसके सचिवालय के सदस्य होते हैं। दो देयर कैन बी सम पोस्ट कॉमन टू बोथ हाउसेस। ऐसा प्रावधान हो सकता है कि कुछ पद ऐसे हो जो कि कॉमन हो दोनों सदनों में, इसकी संभावना होती है। एंड देयर रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस आर रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट। उनका किस प्रकार से उनको पद रिक्रूट किया जाएगा, भर्ती कराई जाएगी और उनकी सेवा की क्या शर्तें होगी, इन सारे विषयों पर संसद जो है नियम बनाती है। और द सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस इज हेडेड बाय अ सेक्रेटरी जनरल। जो सचिवालय है दोनों सदनों के, उसका जो अध्यक्षता है वो प्रमुख सचिव द्वारा किया जाता है दोनों हाउसेस के लिए अलग अलग। एंड ही इज़ ए परमानेंट ऑफिसर एंड इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। एक तरह से वो स्थायी सदस्य की तरह काम करता है और जनरली उस समय सदन की बैठक में जिस भी सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जा रही है, सदन के अध्यक्ष द्वारा ही उनका चयन किया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस है आपके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन का। अब हम आते हैं फंक्शंस एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कॉन्टेक्स्ट में। जब हम पार्लियामेंट की शक्ति और कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तहत ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि लेजिस्लेटिंग, कानून निर्माण, ओवरसीइंग द एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे प्रशासन का एक तरह से निरीक्षण करना, पासिंग द बजट का क्रियान्वयन, फिर अगर पब्लिक ग्रीवांसेस है, कुछ लोक शिकायत है, उनको वेंटिलेटिंग उनका निवारण करने का काम, एंड डिस्कसिंग वेरियस मैटर्स सच एज डेवलपमेंट प्लान्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड नेशनल पॉलिसीज़। यानी सदन में वार्तालाप की मंच की तरह वो काम करेगा और वहाँ पे जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर चर्चा होगी, चाहे वो विकास संबंधी प्लान हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधी मामले हो या राष्ट्रीय नीतियाँ हो। और द पार्लियामेंट कैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस assume legislative power even over matters falling within the sphere exclusively reserved for the states। और कई मामलों में तो संसद को इतनी शक्तियां दी गई है, वो निश्चित रूप से कुछ विशेष परिस्थितियों में ही, कि वो ऐसे मामलों में भी अपना एक तरह क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य कर सकता है, जो जनरली हम देखें कि वो स्टेट्स के लिए आरक्षित रखी गई है, राज्यों के लिए। लेकिन वहाँ भी लेजिस्लेचर फॉर्मेशन से संबंधित मामला है तो उसमें संसद ऐसे विषयों में भी अपने संज्ञान में लेकर उस पर कार्य कर सकता है। और द पार्लियामेंट इज ऑल्सो वेस्टेड विथ पावर्स टू इम्पीच द प्रेसिडेंट एंड टू रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और संसद को ये भी शक्ति प्रदान की गई है कि वो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है, मतलब इम्पीचमेंट, जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का
प्रक्रिया है उस पर जब विचार विमर्श का जो पूरा काम है वो संसद द्वारा होता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त और नियंत्रण एवं महालेखा आयुक्त जो है, महालेखा परीक्षक, इन सब को भी उनके पद से हटाने संबंधी जैसे प्रस्ताव है उनकी चर्चा पार्लियामेंट में ही होती है। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो ये सारे इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैं इसमें से जब किसी का रिमूवल की बात आती है तो ऑल लेजिस्लेशन रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे स्पेसिफिकली दोनों हाउसेस का कंसेंट जरूरी है और इन जनरली भी दोनों हाउसेस के कंसेंट में ही सारे इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो है वो पास होते हैं। और जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू रिव्यू एंड कंट्रोल बाय पार्लियामेंट। जो प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से कई कानूनों का निर्माण होता है वो उस पर भी पार्लियामेंट अपनी रिव्यू कर सकता है और उसके बारे में अपने विचारों को सुरक्षित रख के वो अपना निर्णय देता है। अब जैसे थोड़ा राज्यसभा की बात करें तो उसके लिए काउंसिल ऑफ स्टेट वर्ड भी यूज़ होता है और ये सब ऑलरेडी हम लोग एक बार चर्चा कर भी चुके हैं कि मैक्सिमम 250 वर्ड मेंबर्स परमानेंट बॉडी की तरह वर्क करता है और मिनिमम जो एज है वो 30 ईयर एज है वहाँ के मेंबरशिप के लिए। और कभी कभी कुछ स्पेशल पावर भी उसको दिया जाता है टू डिक्लेयर दैट इज़ नेसेसरी एंड एक्सपीडियंट इन नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित के संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर राज्यसभा को भी पावर दिया गया है। जैसे आर्टिकल 249 के तहत वो स्टेट लिस्ट के किसी इशू पर कानून लॉ बनाने का राइट जो है वो राज्यसभा को दे सकता है, या फिर नई ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज को क्रिएट करने का जो राइट है वो भी रेजोल्यूशन पास करके राज्यसभा ये पावर दे सकता है कि वो इस स्टेट लिस्ट के इशू पर भी लॉ बनाने का पावर पारित कर सकता है। अब आते हैं बात लोकसभा के, अगर राज्यसभा के स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा के लिए स्पेसिफिकली मेंबरशिप तो बताई गई है और ये इनडायरेक्टली जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं राज्यसभा में, इनडायरेक्ट तो मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका जो चयन है वो राज्यसभा के निर्वाचित सदन के सदस्य द्वारा उनका चयन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल समकंबनीय मत प्रणाली द्वारा ही होती है। एंड दोज रिप्रेजेंटेटिंग यूनियन टेरिटरीज आर चूजन इन सच ए मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब्ड। यानी राज्यों के लिए तो इस तरह से चुनाव होता है और संघ शासित क्षेत्रों से जो सदस्य अपना प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में, उसके लिए संसद ने समय समय पर जो भी उनके चयन का माध्यम या कानून बनाया है उसके अकॉर्डिंग उनका चुनाव होता है। एंड द राज्यसभा इज़ नॉट ए सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ये तो पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि राज्यसभा एक स्थायी समिति की तरह, स्थायी सदन की तरह काम करती है। और चेयरपर्सन आज के समय में कुछ अगर हम डाटा देख ले तो चेयरपर्सन अभी एम वेंकैया नायडू हैं, डिप्टी चेयरपर्सन हरिवंश नारायण सिंह है जो जेडीयू से है, जनता दल यूनाइटेड से हैं। और राज्यसभा के पास एकदम समान शक्तियां होती है सामान्य कानून के परिप्रेक्ष्य में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन के संबंध में, अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपदा को सहमति देने या असहमति प्रदान करने संबंधी, और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी, ये चारों जो बहुत इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, इसमें राज्यसभा को एकदम समान शक्तियाँ प्रदान की गई है लोकसभा के साथ। फिर जो आर्टिकल 61 है वो रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है कि मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस बाय मेजॉरिटी, कि विशेषकर जो राष्ट्रपति के पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव है वो निश्चित रूप से दोनों सदनों से वो पास होना ज़रूरी है। और रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा, राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव रखा जाता है। और इसका कारण ये भी है
कि वो उसका पदेन सभापति भी होता है। जो स्पेशल पावर की अभी हम बात कर रहे थे, ये दोनों आर्टिकल्स हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 249 की राज्यसभा अपने 2/3 मेजॉरिटी से ये पार्लियामेंट को ये पावर दे सकता है कि वो स्टेट लिस्ट में मेंशन किसी मैटर पर भी कानून बना सकता है। इसी तरह आर्टिकल 312 के तहत वो कोई नई ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रशासनिक सेवा को क्रिएट भी कर सकता है। और फाइनेंशियल बिल के कॉन्टेक्स्ट में मैक्सिमम वो 14 दिन तक उसको डिले कर सकता है। और राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ स्पेसिफिक है कि उसकी जो पोजीशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, जो लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से रिविजनरी जो वर्क है उसमें उसका बहुत मेजर रोल रहता है। अगर हम लोकसभा के स्ट्रक्चर की बात करें, लोकसभा में जनरली जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो पीपल के, वो डायरेक्टली उनका इलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन होता है। और मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 550 आज के समय में है, क्योंकि पहले 552 था, लेकिन एंग्लो इंडियन सेक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हटा दिया गया है, इस वजह से अब 550 हो गया है। और द टोटल इलेक्टिव मेंबरशिप ऑफ लोकसभा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टेट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, यानी जो पूरे लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की टोटल मेंबरशिप है उसको राज्यों के मध्य उनके जनसंख्या के अनुपात के अनुसार वितरित किया गया है। और अभी के समय में लोकसभा में 543 सदस्य है और हाउस ऑफ पीपल की तरह ये 5 साल तक ऑपरेट होता है। और इन ऑर्डर टू चूज एन ये सारी चीज़ों पर हम लोग अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि उसका सिटीज़न इंडिया का होना, 25 ईयर्स का होना, ये सारी इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। मनी बिल का कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत स्पेसिफिक है कि वो केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। और बेसिकली लोकसभा ग्रांट्स द मनी फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, कि देश के प्रशासन के संचालन के लिए जो वित्तीय प्रावधानों की अनुदान संबंधी मांगों पर सहमति का जो काम है उसके संबंधी आदेश देने का काम लोकसभा द्वारा ही किया जाता है। और लोकसभा की जो मीटिंग होती है वो साल में कम से कम 2 बार होती है और स्पेशल सेशन कभी भी कॉल किया जा सकता है अगर 1/10 मेंबर लोकसभा के 1/10वें सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर अपना सिग्नेचर करते हो। वोट ऑफ सेंसर और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है केवल मात्र लोकसभा में ही रखे जा सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। और लोकसभा कहीं ना कहीं जो समन होता है ऐसे सेशन को, ऐसा प्रस्ताव रखने के विदिन 14 डेज समन होता है। फिर करंट जो आपके लोकसभा के स्पीकर है वो ओम बिरला है बीजेपी के, जो 2019 से काम कर रहे हैं। आर्टिकल 93 में ये स्पेसिफिक है कि डिस्कसेस अबाउट द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड ही इज़ कैंडिडेट ऑफ द रूलिंग पार्टी। अभी स्पीकर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया भी है डिटेल में कि जनरली वो रूलिंग पार्टी का ही कैंडिडेट होता है। और 94 जो आर्टिकल है वो स्पीकर के कॉन्टेक्स्ट में है कि उनको रिमूव किया जा सकता है बाय 14 डेज प्रायर नोटिस विथ इफेक्टिव मेजॉरिटी, कि 14 दिन पूर्व उनको नोटिस देकर और प्रभावी बहुमत से उनको उनके पद से हटाया भी जा सकता है। स्पीकर के कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन को पॉइंट वाइज मैंने और स्पेसिफाई कर दिया है, जिससे आपको इसके बारे में क्लियर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो उसकी इन्फॉर्मेशन रहे। कि 110 आर्टिकल ये स्पेसिफाई करता है कि स्पीकर सर्टिफाई ये पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट, कि कोई विधेयक वित्तीय विधेयक है या नहीं इसको निर्धारित स्पीकर करता है। जॉइंट सीटिंग्स का वो प्रिसाइड करता है। और प्रोटेम स्पीकर जो है उसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि लास्ट लोकसभा vacates the speaker of the last Lok Sabha vacate his office immediately before the first meeting of the newly elected Lok Sabha. Therefore, the president appoints a member of Lok Sabha as a pro tem speaker. कि जब तक नए रूप से गठित लोकसभा के स्पीकर का चयन नहीं हो जाता है तब तक प्रोटेम स्पीकर ही उस समय के कार्यों का संचालन करता है।
अब एक प्रोसीजर्स के कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है 0 आवर का। ये क्या है? इट इज़ नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। इसके बारे में जो नियमों का जो प्रक्रिया संबंधी जो नियम कानून है उसमें हमें नहीं मिलता है। ये एक्चुअली एक इनफॉर्मल डिवाइस है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पास है टू रेज मैटर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस, कि बिना किसी पूर्व प्रस्ताव के भी वो किसी विषय को उठा सकते हैं। और जनरली जो टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आवर और एजेंडा इज़ नोन एज 0 आवर। जो प्रश्नकाल एवं एजेंडा के बीच का जो टाइम गैप होता है वही शून्य काल होता है। और शून्य काल एक तरह से देखें तो इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। ये भारत की तरफ से ही एक नवाचार है जो कि संसदीय प्रक्रिया के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, और ये 1962 से ही इसको एग्जिस्टेंस में हम देखते हैं। अब अगर लॉ मेकिंग प्रोसेस में आए तो लेजिस्लेशन जो है, कोई भी विधि जो है वो इज़ डील विद द 3 स्टेजेस। उसमें 3 पद से, एक तरह से 3 स्तर से होकर एक विधि निर्माण का काम होता है। इंट्रोडक्शन, कंसिडरेशन और पासिंग। उसको प्रस्ताव को रखना, उस पर सहमति बनना और बाद में उसका पारित होना। और रफली इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद द फर्स्ट रीडिंग इन लोकसभा, जो उसका प्रथम वाचन होता है लोकसभा में होता है। द सेकेंड रीडिंग, उसके बाद द्वितीय वाचन, फिर कमिटी एंड रिपोर्ट स्टेज, कमिटी के स्तर पर उस पर विचार होता है, फिर रिपोर्ट के स्तर पर, और फिर थर्ड रीडिंग तीसरे। और जो सेकेंड स्टेज होता है, जो द्वितीय चरण स्तर पर, द बिल में बी रेफर्ड टू ए सेलेक्ट कमिटी। उस समय विधेयक को किसी सेलेक्ट कमिटी के सुपुर्द किया जा सकता है। और वन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द लोकसभा एंड ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन इज द एब्सेंस इन द फॉर्मर ऑफ स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड कमिटीज़ ऑफ द होल हाउस। यहाँ पर एक अंतर है कि लोकसभा और ब्रिटिश में हाउस ऑफ कॉमन्स में देखें तो जो लोकसभा में है उस तरह से स्टैंडिंग कमिटीज़ या पूरे सदन की उस तरह की कमिटीज़ काम नहीं करती है। इंस्टेड द लोकसभा यूजेस एडहॉक सेलेक्ट कमिटीज़ ऑफ 20-25 मेंबर्स chosen by the administration's chief whip and the speaker and reflecting the balance between the parties। हमारी जगह क्या इनोवेटिव हमने व्यवस्था की है इंडियन पार्लियामेंट में, हमने एडहॉक तदर्थ समितियों की व्यवस्था की है, और उसमें 20 से 25 सदस्य होते हैं जिनको प्रशासन के प्रमुख व्हिप के द्वारा उनका चुनाव होता है और या स्पीकर के द्वारा उनका चुनाव होता है। और ये वास्तव में ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि जो अलग अलग पार्टीज़ हैं ना, उनके बीच में एक बैलेंस बनाए रखा जा सके और सभी पार्टी को ये अनुभव हो कि हाँ उनका रिप्रेजेंटेशन है और वो पूरे इलेक्शन मेथड में एक मेजर बिल के जो विचार संबंधी जो पूरा एस्पेक्ट है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान वो रखते हैं और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखने में वो सक्षम है। अब बात आती है अगर लॉ मेकिंग प्रोसीजर की, तो द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द बिल मे नॉट पार्टिसिपेट, यानी जिस मंत्री को चार्ज है उस विधेयक के संबंध में वो हो सकता है कि वो उसकी कार्यवाहियों में भाग न ले। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इट्स थर्ड स्टेज, तृतीय वाचन जब पूरा हो जाता है, अ बिल इज पास्ड ऑन द अदर हाउस एंड गोज थ्रू ए आइडेंटिकल प्रोसीजर। और एक हाउस से पूरी तरह तृतीय वाचन के तहत जब वो पारित हो जाता है तो बिल फिर दूसरे सदन में जाता है और वहाँ पर भी ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं इन सारे पदों से उसको गुजरना होता है। और इन केस ऑफ अनरिजॉल्व डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस, द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद स्पीकर में कॉल्ड ए जॉइंट सेशन। अब किसी विधेयक पर अगर सहमति नहीं बन पाई है दोनों हाउसेस के बीच में, तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति स्पीकर से परामर्श करके दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकता है और फाइनली फिर उसमें बिल के भविष्य को तय किया जाता है। और जनरली ईच फ्राइडे अबाउट 2 आवर इज़ रिजर्व फॉर नॉन ऑफिशियल बिजनेस। हर शुक्रवार लगभग 2 घंटे का जो समय है वो रखा जाता है जो नॉन ऑफिशियल गैर औपचारिक जो बिजनेस संबंधी या
जो विषय है उससे संबंधित विषयों के लिए उसको आरक्षित रखा गया है, जहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स कैन मूव देयर ओन रिजोल्यूशन और बिल्स, जहाँ पे निजी सदस्य अपने विधेयकों या प्रस्तावों को रख सकते हैं। और एडिशनल टाइम फॉर प्राइवेट मेंबर may be allotted on any other day after consultation between the speaker and the leader of the house, कि जो निजी सदस्य होते हैं उनको एक कुछ अतिरिक्त समय भी दूसरे दिनों में प्रदान किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले क्या आवश्यक है कि स्पीकर और सदन की जो नेता है वो इस विषय में वार्तालाप कर ले और उसके बाद ही इसके संबंध में उनको पावर दिया जा सकता है। तो जनरली अगर हम देखें तो ये लोकसभा की जो पूरी जो अगर लेजिस्लेशन मेकिंग के क्षेत्र में एक इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करती है, और कहीं ना कहीं लोकसभा एक तरह से आपके जो डिस्कशन, डिबेट, डिलिबरेशन का एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म का रोल प्ले कर रही है। और इसके अकॉर्डिंग अगर का यूनियन लेवल पर गवर्नमेंट के एक ऑर्गन के रूप में देखें तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस अपनी दे रही है, और उसके अकॉर्डिंग वो कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करने के साथ साथ कहीं ना कहीं लोकसभा के माध्यम से पूरा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिजनेस है, भले एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जब तक लोकसभा से प्रॉपरली वो पारित नहीं हो जाता है तब तक फिर उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। इसलिए ये कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल पावर से लेकर बाकी जुडिशियल पावर के कॉन्टेक्स्ट में, इलेक्टोरल पावर के कॉन्टेक्स्ट में, हर पावर के कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि लोकसभा अपना और राज्यसभा दोनों मिलकर अपनी कुछ इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करती है, और ये पूरी तरह से आपके प्रोसीडिंग्स को प्रॉपरली रन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आर्टिकल 105 ये बहुत क्लियर कर देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट और राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 105 में कि स्पेसिफाई किया गया है कि लोकसभा में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, और कहीं ना कहीं उसके जो गतिविधियां हैंगी उसका प्रॉपरली प्रोसीडिंग्स का पब्लिकेशन भी होगा। और सॉवरेनिटी ऑफ अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, बेसिकली ये ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें इसको हम कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए सॉवरेन बॉडी। हम यहाँ पर उस तरह से नहीं कहेंगे, क्योंकि इन द सिमिलर सेंस एज देयर आर लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स ऑथोरिटी, कुछ उनके ऊपर वैधानिक रेस्ट्रिक्शंस भी है, इसलिए उस तरह से तो ये सॉवरेन बॉडी की तरह काम नहीं करती है जिस तरह से कि ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में हम सॉवरेन बॉडी की बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं पूरे आपके सिस्टम के रन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोकसभा को अधिक पावरफुल प्रोसीडिंग बनाया जाए। थैंक यू।